हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 संग्रह में। आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग की 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जीके के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जीके में आप लोग का ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री आपका आएगा, स्टैटिक जीके आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगे। तो इसका हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली करते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 है हमारा। चलिए, प्रैक्टिस सेट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है? कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है? तो बोकारो। बोकारो में जो है आपका बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुमूल्य खनिज है? कौन सा जो है एक बहुमूल्य खनिज है? तो प्लेटिनम आपका एक बहुमूल्य खनिज है। 2 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? तो मुगल शासक। कौन से मुगल शासक ने करवाया था? तो बाबर ने करवाया था। ठीक है, 3 का डी नंबर हो जाएगा कि बाबर ने करवाया था आपका काबुली बाग मस्जिद का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो बेरामपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में हुआ था? बेरामपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासन के शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो ये जो आपका है मोहम्मद तुगलक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो है आपका बेरामपुरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। कहाँ कराया गया था? दिल्ली सल्तनत में करवाया गया था। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? ठीक है, बोला जा रहा है कि चोलों पर जो विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? तो कृष्ण तृतीय जो है आपका चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा था। तो बी नंबर करेक्ट आंसर है, कृष्ण तृतीय जो है चोलों पर विजय प्राप्त किए थे। चलिए आगे बढ़ते 6 नंबर क्वेश्चन पे कि अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से किस चीज से बनाया गया था? अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूर्ण तरीके से किस चीज से बनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पत्थरों से बनाया गया था। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, पत्थरों से बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? तो ये जो हो जाएगा उनका कलिंग युद्ध के बाद, सॉरी यहाँ पर रुकिए, हाँ, तो किसके कौन से युद्ध के बाद, कौन सी घटना के बाद आपका अशोक का प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? तो कलिंग युद्ध के बाद उनको जो है प्रशासनिक नीति में बहुत गहरा परिवर्तन आया था। दरअसल कलिंग युद्ध के होने के बाद जो है बहुत ज़्यादा खून वगैरह बहा था, बहुत लोग सैनिक मरे भी थे। तो वो सब देखने के बाद अशोक का दिल में बहुत आहत पहुंची थी, जिसके कारण वो बाद में जो है बौद्ध समुदाय में जुड़ गए थे, बौद्ध धर्म में जुड़ गए थे। और वही आपका कलिंग युद्ध के बाद वो जो है बौद्ध धर्म में भी जुड़ गए थे। ठीक है, कि अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में अशोक किसकी वजह से जुड़े थे, तो कलिंग युद्ध के कारण इतना जो मार वगैरह देखे थे, इतना जो खून वगैरह बहा था, वो सब देखने के कारण वो लोग बौद्ध में शामिल हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी भारतीय नागरिक को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, तो उसे निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका यह हो जाएगा समानता के अधिकार से वंचित किया जाता है। ठीक है, समानता के अधिकार से वंचित किया जाता है। तो 8 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार, कौन से अनुच्छेद? तो 51A के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और किस चीज़ को बनाए रखना और उसकी रक्षा करने प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अनुच्छेद 51A क्या कहता है? तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा भी करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस तीनों पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये तीनों में से किसी एक को भी हटा के आपसे पूछा जा सकता है कि एकता हटा के अखंडता डाल देगा, तो इस तरीके से आप लोग को पूछा जा सकता है। तो तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में, 51A। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापक में से नहीं था? ठीक है, कौन जो है ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापक में से एक नहीं था? तो कौन सा हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापकों में से कौन नहीं था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं
11 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे, तो 395 अनुच्छेद शामिल थे। ठीक है, ठीक है, 395 अनुच्छेद शामिल थे, 11 का है। ठीक है, तो देखिए ये 395 अनुच्छेद आपका जब संविधान बन रहा था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जब संविधान का अंगीकरण किया जा रहा था या फिर बना था तो उस समय कितने अनुसूचियां थी, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां थी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जब बन रहा था तो उस समय आपका आठ अनुसूची थी। ठीक है, भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद था। लेकिन अभी के समय में, प्रेजेंट के टाइम में बोला जाएगा तो आपका अनुसूची जो है 12 अनुसूची है। ठीक है, अनुच्छेद तो आपका 395 ही है, लेकिन आपका 12 अनुसूची है। ठीक है, 8 से बढ़कर कितना हो गया है, तो 12 हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अगर वर्तमान पूछेगा तो 12 अनुसूची, और अगर अंगीकरण के समय या फिर जब बना था तो उस समय तो 8 अनुसूची, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अनुच्छेद आपका वही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार में मानव दुर्व्यवहार और बेगार शामिल है। कौन सा मौलिक अधिकार में मानव दुर्व्यवहार और बेगार शामिल है, तो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो है आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, तो ये आपका हो जाएगा 4A में। ठीक है, 4A में शामिल किया गया था 51A के तहत। अनुच्छेद 51A के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया था, जिसको बोलते हैं 4A में शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से भाग में, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से भाग में किया गया था, तो 4A में किया गया था। कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो 51A के, और कब किया गया था, तो 1976 में किया गया था। 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। 1976 में बना, इसको किया गया था। 1951A के, अनुच्छेद 51A के तहत में किया गया था। और कौन से भाग में किया गया, तो 4A में, भाग 4 में किया गया, भाग 4 के पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट A में। चलिए आगे बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। इसमें से कौन सा एक जो विकल्प है वो सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, तो ऑप्शन है कि संघीय संतुलन बनाए रखना। ठीक है, कौन इसमें से कार्य नहीं है, तो ठीक है, तो संघीय संतुलन तो बनाए रखता ही है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है संघीय संतुलन बनाए रखता है, तो ये सही है। यह कार्यकारी अधिकारियों की जांच करने, कानून के शासन के लागू करने का कार्य करता है, ये भी बिल्कुल 100% सही है। यह मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर है, बिल्कुल यही तो आपका मौलिक अधिकार का रक्षा भी करता है और गारंटी भी देता है कि आपको सारे मौलिक अधिकार मिलेंगे। लास्ट को वाला देखिए, ये सारे अगर सही है तो आपका इसमें से कौन सही नहीं होगा, तो डी हो जाएगा। क्या बोलता है कि यह भूमि अभिलेखों और राजस्व संग्रह का रख रखाव करता है, तो ये गलत है। तो डी नंबर आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। लेकिन अगर पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय कौन सा एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता है, तो ये हो जाएगा डी नंबर, यह भूमि अभिलेखों और राजस्व संग्रह का रख रखाव करता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो है आपका समानता के अधिकार का उल्लेख है। चलिए अनुच्छेद 14 से 18 ए नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विधायी शक्तियों के 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची और एक कौन सी सूची है, ये बताइए आप लोग। भारत में विधायी शक्तियों को, जो शक्ति जिनके पास है उन लोगों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जो कि है संघ सूची, राज्य सूची और एक हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का सी समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, तो कब की थी इसको, तो आपका 1905 में किया गया था। ठीक है, 1905 में जो है आपका बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, तो 1905 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों की उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के मामले में हितों की सुरक्षा गारंटी प्रदान करता है। कौन सा मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के मामले में हितों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है, तो कौन सा करता है, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन
तो 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इजी सा क्वेश्चन है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो 6 वर्ष होता है। लोकसभा के कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो हो गया आपको 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यपाल का आपका तो बता दिया 5 वर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 का 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस संविधान द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा आपका संविधान के भाग 3 से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है? ये आपका हो जाएगा 44वां संशोधन के द्वारा। बी नंबर हो जाएगा 44वां संशोधन, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सेवारत न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट में सेवारत न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये आपका हो जाएगा 65 वर्ष। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कौन कर सकता है? लोकसभा में अगर मत बराबर हो गया तो उसमें उस स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कौन कर सकता है? तो ये जो है आपका लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नेता की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में लाठियों से मारे जाने के कारण हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से नेता की मृत्यु जो है साइमन कमीशन के विरोध में लाठियों से मारे जाने के कारण हुआ था? तो लाला लाजपत राय का मृत्यु उसमें हुआ था। साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे, उसमें उन्हें पुलिस के द्वारा मारा गया था। इतना मारा गया कि लाला लाजपत राय की वहीं पर मृत्यु हो गई थी। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का विधायी अंग है? केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है? तो ये पूछा जा रहा है आपसे। तो केंद्र सरकार का विधायी अंग आपका संसद है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। संसद आपका केंद्र सरकार का विधायी अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कि फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसरॉय किसे नियुक्त किया गया था? फरवरी 1947 में। कब? तो फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसरॉय किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपका जो है लॉर्ड माउंटबेटन को आपका नियुक्त किया गया था। सी नंबर लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यहाँ से अब ज्योग्राफी आ गया कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी नंबर हुगली नदी आपका पश्चिम बंगाल में है, तो हुगली औद्योगिक क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल। सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 के बाद 28 नंबर की विलुप्त जानवरों की जांच पर केंद्रित अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र क्या कहलाता है? विलुप्त जो जानवरों की जांच होती है उस पर केंद्रित अध्ययन को विशिष्ट रूप से क्या कहते हैं? तो उसको जीवाश्मिकी कहते हैं। ठीक है, जीवाश्मिकी। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 का आपका डी नंबर हो जाएगा जीवाश्मिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद भारत में बनाया गया था और जो आज भी मजबूती से खड़ा है, यह किस गुंबद की बात की जा रही है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद भारत में बनाया गया था। कौन सा गुंबद? तो आपका गोल गुंबद। ठीक है, गोल गुंबद। डी नंबर आपका ये दूसरा दुनिया का। एक मिनट, तो 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भारत में बनाया गया था और जो आज भी मजबूती से खड़ा है, यहाँ किस गुंबद की बात की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा गुंबद जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है जो कि भारत में बनाया गया है? तो गोल गुंबद आपका यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, गोल गुंबद का बात किया जा रहा है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। गोल गुंबद जो है दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है जो कि भारत में बनाया गया है। ठीक है, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर द्वारा बनाई गई इमारत बुलंद दरवाजा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनवाया गया था? अकबर द्वारा जो है बनाई गई इमारत बुलंद दरवाजा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया था? जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। बुलंद दरवाजा कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कि गुंबद के आकार को उस स्मारक को क्या कहा जाता है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र अवशेष समाविष्ट होते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको स्तूप बोलते हैं। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, स्तूप उसको बोलते हैं। ठीक है, 31 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपको सिराज उद दौला हो जाएगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर सिराज उद दौला, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने
5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो महात्मा गांधी। ये डेट भी याद रखिएगा, मार्च 1931 को, ठीक है, मार्च 1931 को आपका सी नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, किसने? तो सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज कौन था? तो एक राजदूत था, ठीक है, राजदूत था कौन? तो मेगास्थनीज, जो कि यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने किस भारतीय शासक के दरबार में भेजा था? किसने? मेगास्थनीज को किसने भेजा था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। किस भारतीय शासक के दरबार में भेजा था? तो आपका यहाँ पे किसके दरबार में भेजा था? तो आपका चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। डी नंबर आपका चंद्रगुप्त के दरबार में आपका भेजा था, डी नंबर, ठीक है। कौन था? तो मेगास्थनीज को भेजा था राजदूत बनाकर, इसने तो सेल्यूकस निकेटर ने बना के भेजा था किसके दरबार में? तो आपका चंद्रगुप्त के दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कि ब्रिटिश शासन के तहत फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थापित किया गया था। बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन के तहत फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? कौन सी जगह पर स्थापित किया गया था, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये कलकत्ता में आपका स्थापित किया गया था, बी नंबर, कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ठीक है। कौन सा? तो द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसे भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, चंपारण का सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण का सत्याग्रह जो है गांधी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है, ठीक है, चंपारण का सत्याग्रह। चलिए 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो लाहौर 1929 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन भूदान आंदोलन का मार्गदर्शक था? कौन भूदान आंदोलन का मार्गदर्शन था? ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन पे इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भूदान कौन था? तो भीमराव अंबेडकर। एक मिनट रुकिएगा, पीछे का क्वेश्चन हुआ था, ये सब क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, एक मिनट। यहाँ तक हुआ था जो कि मैंने आंसर बताया आपको, थोड़ा सा नीचे चला गया था सारा। तो लाहौर 1929 ये बता दिया था मैंने, अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में, ठीक है। तो लाहौर 1929 का अधिवेशन। चलिए इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये पूछा जा रहा है। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, ठीक है, बाणभट्ट। ए नंबर आपका दरबारी कवि थे राजा हर्षवर्धन के, बाणभट्ट। चलिए 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? कौन से सामाजिक संगठन का स्थापना किया था? तो आपका आर्य समाज का स्थापना किया था, ठीक है। ए नंबर आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? तो 1875 में किया गया था। चलिए आर्य समाज की स्थापना 1875। 40 नंबर क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट थी, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा एनी बेसेंट। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन ये बता दिया मैंने कि भूदान आंदोलन का मार्गदर्शक कौन था? तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। 41 का सी नंबर आपका, एक मिनट रुक जाइए, इसका ये नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन भूदान आंदोलन का मार्गदर्शक था? तो आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे होगा। कौन भूदान आंदोलन का मार्गदर्शक था? तो भूदान आंदोलन का मार्गदर्शक आपका हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत मानता था और वेदों की ओर वापस जाओ के नारे के लिए जाना जाता था? कौन इसको बोलता था ये बातें? तो ये जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते थे, ठीक है। कौन जो है वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत मानता था और वेदों की ओर वापस जाकर नारा कौन देते थे? तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। ए नंबर आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली एक प्राकृतिक फाइबर फसल नहीं है? कौन सी जो है एक प्राकृतिक फाइबर फसल नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा पॉलिस्टर। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? भारत की साक्षरता दर
क्या है, तो ये आपका हो जाएगा 74.04%। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74.04%। चलिए आगे बढ़ते 46 नंबर क्वेश्चन कि भाखड़ा बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। भाखड़ा बांध का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ है, तो आपका सतलज नदी पर हुआ है, ठीक है, ए नंबर सतलज नदी पे हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे जिससे क्या उत्पन्न होती है, जिससे क्या उत्पन्न होती है, तो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट उसी से उत्पन्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड का के कारण, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में लौह एवं इस्पात उद्योग का सबसे अधिक संकेंद्रण है। सबसे अधिक संकेंद्रण लौह एवं इस्पात उद्योग का सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा छोटा नागपुर पठार में, ठीक है, ए नंबर छोटा नागपुर पठार बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कि भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं। कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं, तो आपका यहाँ पे 7 देश आपका भूमि सीमाएं साझा करते हैं, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है। कौन सा जो है उड़ीसा में आपका स्थित है, तो आपका रौरकेला जो है रौरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 3 में, तो बने रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का भी वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद।